वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ्लश कैसे करते हैं सिस्टम को। क्योंकि इसका सिस्टम का कंप्रेसर ख़राब हो चुका है। एसी का 2 टन का एसी है और इस देखिए कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ है इसको भी कंप्लीट में बताऊंगा। फ्लशिंग कैसे किया जाता है और वैक्यूम करके गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है। R22 सिस्टम है, लेकिन इसे मैं R410 से फ्लश करूंगा और CTC एक 11 नंबर का रेफ्रिजरेंट आता है उससे मैं इसको फ्लश करूंगा। 11 नंबर का लिक्विड आता है, रेफ्रिजरेंट उसे नहीं कह सकते, लिक्विड है जो कि जिसे कुछ लोग CTC भी कहते हैं। तो उससे हम फ्लश करने वाले हैं सिस्टम को। देखिए, क्योंकि देखिए कंप्रेसर अगर ख़राब होता है ना, कभी भी कंप्रेसर अगर स्टक होता है, आज ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर कंप्रेसर स्टक होता है तो उसके क्या रीज़न होते हैं। अगर कंप्रेसर का टर्मिनल अगर ख़राब होता है, स्पार्किंग होकर के जल जाता है टर्मिनल, या तो कभी कभी ऐसा होता है किसी एक पॉइंट में रीडिंग नहीं मिलती है, तब भी कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। तो इसके अलग अलग रीज़न होते हैं। अभी जो कंप्रेसर है ना, ये स्टक हुआ था, स्टार्ट करने पर उसमें से बहुत तेज़ी से कर्र करके साउंड आता है, कर्र करके साउंड आता है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। तो ऐसे में अगर होता है कंप्रेसर ख़राब, तो समझ लीजिए कि सिस्टम में चोकिंग की वजह से कंप्रेसर ख़राब होता है। अब ये चोकिंग कहाँ पर होता है, या तो आउटडोर में, कैपिलरी में, ड्रायर फिल्टर में, या तो इंडोर के कूलिंग कॉइल में या कंडेंसर में ऑयलिंग हो सकता है, या तो कैपिलरी इसकी ब्लॉक हो सकती है, जो फिल्टर है वो चोक हो सकता रहेगा, एकदम ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट आगे नहीं भेजता है। तो क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट आगे नहीं बढ़ता है तो कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है। तो ऐसा एक समय आता है कि कंप्रेसर का स्पेयर पार्ट होता है, उसमें जो धक्का मारता है वो क्या होता है, टूट जाता है। इसका हेड जो है ना वो टूट जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, कर्र करके साउंड आता है, स्टार्ट नहीं होता है। तो इसी को आज हम समझने वाले हैं, सीखेंगे कंप्लीट, बिल्कुल प्रैक्टिकल। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप करता रहूँगा अगर लंबा है तो। कभी भी अगर कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करना हो या फिर कहीं भी लीकेज है, लीकेज को बंद करना हो, तो आप टॉप कवर, फ्रंट कवर और साइड कवर सब खोल लें, ताकि आपको ब्रेजिंग करने में बहुत आसानी हो। क्योंकि अभी मैं ब्रेजिंग करूँगा ना, तब देखिए कितना आसान होगा मेरे लिए। अब देखिए साइड कवर और जो साइड कवर मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी सकता हूँ। मैं खोल रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ और सिखा सकूँ। तो साइड कवर भी खोल लेते हैं, ताकि अगर मानिए कि कैपिलरी मुझे चेंज करना हो तो कैपिलरी भी मैं आसानी से चेंज कर पाऊँ। क्योंकि साइड कवर खोलेंगे तभी कैपिलरी को आसानी से चेंज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ना कैपिलरी, मुझे जहाँ तक लग रहा है इस सिस्टम में ऑयल चोकिंग है, कचरा इसमें ज़्यादा है। अभी मैं फ्लश करूँगा, मैं अंदाज़ से बता रहा हूँ कि कचरा इसमें है। तो अभी जब मैं इसे फ्लश करूँगा तब आप देखेंगे कि इसमें से क्या निकल रहा है और कैसे इसे हम फ्लशिंग करते हैं CTC डाल करके। और जो CTC होता है वो 11 नंबर का लिक्विड, वो डालने का क्या प्रोसेस होता है, क्या नियम होता है, कैसे हम डाल सकते हैं उसमें। क्योंकि ना उस लिक्विड में प्रेशर नहीं होता है, ऐसा नहीं कि रेफ्रिजरेंट की तरह बिल्कुल होता है, और उसे हम गेज लगा करके खोलेंगे और सीधा जाने लगेगा सिस्टम में, ऐसा नहीं होता है। वो उसे धक्का मार करके, जैसे ऑयल होता है ना, ऑयल की तरह डालना पड़ता है सिस्टम में। कैसे, वो अभी देख लीजिए। प्रेशर को रिमूव अब हम करेंगे, क्योंकि साइड कवर हमारा खुल चुका है। अब इसका हम जो फ्लेयर नट है उसे भी हम खोल लेते हैं। सब कुछ खोल करके देखिए, वायर भी मैं जो न्यूट्रल लाइन और जो कमांड का लाइन है और फैन मोटर और 4 वे वाल्व का मैं निकाल करके यहाँ पर टेप मार दिया हूँ। अब इसे डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों को हम खोल लेते हैं, क्योंकि दोनों पाइप खुला रहेगा तभी हम आउटडोर को फ्लश। अब देखिए, आउटडोर को अलग, इनडोर को अलग, दोनों को अलग अलग करके मैं फ्लश करूँगा। अब मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, कई वीडियो में, कि अलग अलग करके फ्लश करना चाहिए। तो आज वही बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि अलग अलग करके फ्लश कैसे किया जाता है सिस्टम को।
तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ थोड़ा वीडियो, क्योंकि अब ब्रेजिंग के लिए अब ये भी देख लीजिए आप कि किस तरह से हम और अभी तक मैं डक्टेबल का कंप्रेसर रिप्लेसमेंट नहीं किया हूँ इससे, लेकिन कंप्रेसर अगर डक्टेबल एसी का है 5 टन का है तो इससे शायद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्योंकि अभी तक ख़राब ही नहीं हुआ, इतना दिन हो गया डक्टेबल का कंप्रेसर ख़राब ही नहीं हुआ कि मैं उसे रिप्लेसमेंट करूँ। होता क्या है कि उसमें कहीं सेंसर का प्रॉब्लम होता है, तो गैस चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है, उसमें कॉन्टेक्टर चेंज करना होता है, यही सब। एसी ये छोटे वाले केन से आसानी से आप कर सकते हैं और इसे कैरी करना भी आसान होता है। मैं बैग में रखता हूँ और कहीं भी साइड पे चला जाता हूँ, मुझे ऑक्सीजन और एलपीजी लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी छोटे वाले केन से हमारा हो जाता है 2 टन तक का एसी। अब 5-8 तक का ब्रेजिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, इससे ब्रेजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों लाइनों को रिमूव करेंगे, डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन। जो पतला पाइप है कंप्रेसर में लगा हुआ है ये हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है, और जो मोटा पाइप जो रिसीवर में जहाँ सक्शन खींचता है वहाँ पर जॉइंट है वो होता है सक्शन लाइन, जो कि मोटा पाइप। तो दोनों को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आगे का वीडियो फिर अब देख लीजिए किस तरह से छोटा वाला सिस्टम। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेजिंग किस तरह से काम करता है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल यहाँ पर देख लीजिए कितना टाइम लगता है कंप्रेसर रिमूव करने में और कितना टाइम लगता है कंप्रेसर वापस से लगा करके ब्रेजिंग करने में। सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों हम यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, मैं स्किप नहीं करूँगा, चलने दीजिए वीडियो और देख लीजिए कितना टाइम लगता है। बिल्कुल यहाँ पर 1 मिनट 1 सेकंड भी स्किप नहीं करने वाला हूँ मैं। और देख लीजिए कितना टाइम लेता है ये रिमूव होने में, और ये ब्रेजिंग सेट कितनी देर में हाई टेम्परेचर पर लेकर के जाता है कि जो ब्रेजिंग रॉड है वो पिघल सके, जो पहले से ब्रेजिंग हुआ है वो पिघल सके, टाइम लेता है। वही दिखाने के लिए मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा। चीज़ में यहाँ पे प्लस पॉइंट अभी भी कोई भी चार्ज लाइन को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। ये कभी भी आप डिस्चार्ज लाइन, जबकि मोटा पाइप जो है ना वो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन बहुत अच्छी तरह से जल्दी से ब्रेजिंग हो जाता है और रिमूव भी हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से हीटअप हो जाता है। लेकिन डिस्चार्ज लाइन को हीटअप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और जल्दी गर्म नहीं होता डिस्चार्ज लाइन। किसी भी कंप्रेसर को आप रिप्लेस कर रहे हो, देखिए ये डिस्चार्ज लाइन हमारा रिमूव हो गया। अब हम सक्शन लाइन को थोड़ा सा दूर रखते हैं। जब भी रिमूव कर रहे हो, ब्रेजिंग कर रहे हो, तो जब पाइप निकाल दें तो थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुरंत छोड़ देते हैं तो चिपक जाएगा उसमें, क्योंकि ब्रेजिंग रॉड पिघला रहता है, गर्म रहता है। अब हम सक्शन लाइन को रिमूव करेंगे। अब देखिए सक्शन लाइन कितना जल्दी से रिमूव हो जाएगा। डिस्चार्ज लाइन रिमूव होने में कितना टाइम ले लिया और सक्शन लाइन रिमूव होने में देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है सक्शन लाइन। तो इसे हम रिमूव करके उसके बाद हम फ्लशिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम कंप्रेसर तुरंत रिप्लेस नहीं करेंगे। पहले हम पाइप को अच्छे से, कंडेंसर को, कूलिंग कॉइल को अच्छे से फ्लश करेंगे हम। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा हम दूर रखेंगे। उसके बाद कंप्रेसर को हम रिमूव कर लेते हैं। अब ब्रेजिंग सेट का हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब इसे हम रखते हैं साइड में और कंप्रेसर को रिमूव करते हैं। उसके बाद फ्लशिंग हम स्टार्ट करते हैं। कभी भी ध्यान रखें जब भी फ्लश करें, अगर कंप्रेसर मान लीजिए कि ख़राब हो गया, स्टक हो गया है, तो उस समय जब हम फ्लशिंग करते हैं तो उस समय फ्लशिंग करते समय हमेशा ध्यान में रखें कि आउटडोर सिस्टम को, आउटडोर यूनिट को अलग से फ्लश करें और कूलिंग कॉइल को अलग से फ्लश करें। अब देखिए ना, कूलिंग कॉइल को अलग से फ्लश करने के लिए आसान सा तरीका है। कैसे होगा अभी मैं उसको प्रैक्टिकल बिल्कुल दिखाऊंगा। दोनों लाइनें अलग हो गए हैं। जो हमारा फ्लेयर नट जुड़ा हुआ था सक्शन लाइन का और डिस्चार्ज लाइन का, दोनों अलग अलग हो चुका है। अब हमें सिंपल से क्या करना है, एक तरफ से रेफ्रिजरेंट को डालना है और दूसरी तरह से निकाल लेना है। यानी कि नाइट्रोजन अगर रहे तो बहुत अच्छी तरह से फ्लशिंग हो जाता है, लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है।
मैं इसको 410 को यूज करूँगा, क्योंकि R410 का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, इसलिए मैं R410 और CTC का यूज करूँगा। CTC पहले सिस्टम में डाल दूँगा और R410 से उसमें प्रेशर मारूँगा, ताकि जितना भी उसमें कचरा ऑयलिंग हो सब बाहर निकल जाए। तो चलिए उसे हम स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये नट वट खोलने के लिए मैं वीडियो फालतू में प्ले क्या करूँ। तो चलिए अभी वीडियो को स्किप करके हम फ्लशिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फ्लश मारने के लिए मैं यहाँ पर CTC का यूज़ करूँगा, जो कि 11 रेफ्रिजरेंट होता है। आप ये देखिए, ये वाला सिलेंडर ये मैं यूज करूँगा। अब इसके लिए मैं ये वाला लाइन लगाऊंगा ये डिस्चार्ज लाइन में, जो कि यहाँ से मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। ये यहाँ पर देखिए सर्विस वाले, ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। अब यहाँ से मैं CTC को डालूँगा ये गेज के मदद से, ये रेफ्रिजरेंट 11 यहाँ से डालूँगा, और ये जाएगा कैपिलरी या ड्रायर फिल्टर के रास्ते से कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर से वापस इस रास्ते में जो इनपुट होता है, जो डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर में जॉइंट होता है, यहाँ से निकलेगा। देखिए काला काला निकला है, इसमें कचरा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से सर्विस वाल के रास्ते से जाएगा कैपिलरी में, कैपिलरी से ड्रायर फिल्टर में जाएगा, फिल्टर से उसके बाद कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर का ये आउटपुट है, यहाँ जाएगा। अब यहाँ से पूरा कंडेंसर में घूम करके फिर यहाँ से निकलेगा, ये कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन जॉइंट करते हैं, ये यहाँ से निकलेगा। तो चलिए इसे करते हैं, हम CTC डालते हैं, उसके बाद R410 से इसे हम फ्लश करेंगे। ये R22 रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, लेकिन हम R410 से फ्लश करेंगे, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो चलिए इसे हम फ्लश करते हैं। तो यहाँ पर हम लिक्विड को डालते हैं, जो 11 नंबर का लिक्विड है उसे हम डालते हैं। कहाँ से डालेंगे? लिक्विड लाइन का जो सर्विस वाल्व है वहाँ से डालेंगे। देखिए डिस्चार्ज लाइन में, और जो डिस्चार्ज लाइन जहाँ पर फ्लेयर नट जॉइंट होता है, वहीं पर हम गेज की एक लाइन को लगाएंगे, क्योंकि वहीं से हमें डालना है। वहाँ से डालेंगे तो क्या होगा कि कैपिलरी के रास्ते से और फिल्टर के रास्ते से चला जाएगा कंडेंसर में। क्योंकि उल्टा हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जो फिल्टर में आता है ना, कचरा आके जम जाता है। जब हम उल्टा डालेंगे तो कचरा धकेल करके चला जाएगा कंडेंसर के रास्ते से, यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए, इसको डालने के लिए उल्टा करेंगे हम सिलेंडर, क्योंकि ये बिल्कुल लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है। अब देखिए यहाँ से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अच्छे से वाल इसका सही नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह होता है। 11 नंबर जो लिक्विड होता है ना, ये बिल्कुल पानी की तरह होता है, बिल्कुल लिक्विड होता है ये। तो देखिए कैसे निकल रहा है। अब देखिए इसको हम डालते हैं सिलेंडर उल्टा करके। अब डायरेक्ट पाइप लगा करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गेज में लगाया हूँ, गेज को निकाल देते हैं, और डायरेक्ट हम एक ही लाइन से हम लिक्विड को डालेंगे। अभी पहले देखते हैं कितना लिक्विड जा रहा है अंदर। अगर नहीं जा रहा है तो एक ही लाइन का यूज करेंगे हम, और ताकि कंडेंसर में चला जाए लिक्विड। अब देखिए हिला हिला करके हमें डालना है, क्योंकि पानी की तरह होता है बिल्कुल। जितना धक्का मारेंगे उतना ये लिक्विड अंदर जाएगा सिस्टम में। यहाँ से गेज खुला हुआ है, गेज यहाँ से हम बंद करके एक ही लाइन से डालते हैं, क्योंकि गेज से थोड़ा लंबा पड़ रहा है पाइप। एक ही पाइप का हम यूज करके, एक ही पाइप से, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसमें लिक्विड जाए। तो यहाँ से हम एक लाइन को हटा देते हैं, और सिर्फ सिंगल लाइन का यूज करेंगे लिक्विड को डालने के लिए अंदर। आप नंबर भी देख सकते हैं, रेफ्रिजरेंट 11 रेफ्रिजरेंट होता है। ये फ्लश मारने के लिए काम में आता है, बिल्कुल लिक्विड तेल जैसा होता है। पेट्रोल, मान लीजिए पेट्रोल जैसे होता है ना, कुछ डिवाइस हम साफ़ करते हैं, क्लीन करने के लिए हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम लिक्विड 11 रेफ्रिजरेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ से सिलेंडर को उल्टा करके हम डालते हैं सिस्टम में। अब कंडेंसर का पाइप इतना लंबा होता है, इसलिए यहाँ से अभी आउटपुट जो है ना, वहाँ से निकल नहीं रहा है। तो अच्छा चलिए कोई ना, जितना गया उतना गया है। अब हम जितना गया है उतना ही हम फ्लश मारेंगे। अब देखते हैं कितना कचरा निकलता है अंदर से सिस्टम में से, क्योंकि उसी की वजह से कंप्रेसर ख़राब हुआ है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि लिक्विड को यहाँ से हम डाल दिए हैं। अब R410 रेफ्रिजरेंट को हम डालेंगे, यहाँ से प्रेशर मारेंगे, और यहाँ से आउट देखिए, ये देखिए आपने देखा जितना CTC डाला हूँ मैं, कितना तेज़ी से निकल रहा है।
तो अभी आप देख सकते हैं कितना गंदगी निकल रहा है इसमें से। आउटडोर कंडेंसर तो हमारा फ्लश हो गया है, देखिए कितना गंदा निकला है इसमें से। अब हमें इंडोर कूलिंग कॉइल हमें फ्लश करना है, तो इसके लिए हम डिस्चार्ज लाइन में ज्वाइंट किए हैं और ये हमारा फ्लेयर नट में टाइट किया हूँ लिक्विड लाइन का। ये यहाँ से जाएगा इंडोर में और ये सक्शन लाइन के रास्ते से मैं खुला रखा हूँ, यहाँ से वापस आएगा। एक बार डिस्चार्ज लाइन से फ्लश करेंगे और एक बार सक्शन लाइन से फ्लश करेंगे। इसको खोलें, इसको ज्वाइंट करेंगे तो इसको खोल देंगे। मैं CTC अभी डाल रहा हूँ इसमें, इसको उल्टा करते हैं और CTC जाएगा, उसके बाद 410 से मैं फ्लश करूँगा इसको। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ R410 को। अब यहाँ से हमने CTC डाल के अब मैंने कनेक्ट कर दिया R410 से। R410 का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए हमने 410 को चूज किया है फ्लश करने के लिए। अब यहाँ से खोलता हूँ मैं। तो प्रेशर बहुत कम आ रहा है, लगता है इंडोर में ब्लॉकिंग ज़्यादा है। देखिए रेफ्रिजरेंट आ ही नहीं रहा है। यहाँ से मैं खोल दिया हूँ पूरा R410, लेकिन रेफ्रिजरेंट यहाँ से नहीं आ रहा है, मतलब ब्लॉकिंग ज़्यादा है इसमें।
ऐसा फ्लश मारने के लिए ध्यान रहे कि दोनों का सर्विस वाल्व जो है बंद होना चाहिए, तब ये आउटडोर में नहीं जाएगा कंडेंसर में, सिर्फ इनडोर में जाएगा। अभी देखिए अब आया है कितने देर के बाद। ये देखिए इनडोर में ऑयल ज़्यादा है, इसे अच्छे से फ्लश मारना पड़ेगा। अगर इसके जगह पे नाइट्रोजन होता तो और बेहतर तरीके से फ्लश हो जाता। यहाँ से बहुत कम आ रहा है। अब मैं जॉइंट करता हूँ सक्शन लाइन से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट जाए अंदर और ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर बाहर आए। मैं अभी लिक्विड लाइन को खोल देता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से मैं चार्ज करूँगा। यहाँ से मैं CTC डालता हूँ अब इंडोर में। सिलेंडर उल्टा करके डाल देते हैं इसमें। कंप्रेसर अगर स्टक होता है, ख़राब होता है, तो चोकिंग की वजह से ही ख़राब होता है। अब फिर से हम कनेक्ट करते हैं इसमें R410 में। यहाँ से हमने वाल्व को खोल दिया।
ये भी फ्लश हो गया, इसमें से थोड़ा ऑयल निकला है। फिर से थोड़ा खोलते हैं। अगर नाइट्रोजन होता तो अच्छे से फ्लश हो पाता। ये हम टाइट कर रहे हैं ताकि यहाँ से निकले अभी प्रेशर थोड़ा, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, क्योंकि सिस्टम R22 है लेकिन R410 से मैं फ्लश कर रहा हूँ। अब इससे ये होता है कि पूरा सिस्टम क्लियर है। इंडोर में जा रहा है, इंडोर के कूलिंग कॉइल से घूम करके पूरे कंडेंसर में घूम करके फिर यहाँ से निकल रहा है, मतलब सिस्टम अभी क्लियर है। ये हो गया। अब हम कंप्रेसर को इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम क्लियर हो गया है।